नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो। अमेरिका और इजिप्ट की विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक की। मणिपुर समस्या पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। एक ओर प्रधानमंत्री लंबी यात्राओं से लौटकर काम पर जुट गए तो दूसरी ओर उनके अमेरिका और इजिप्ट दौरों को लेकर विपक्ष के हंगामे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि मोदी काशी की मस्जिद में क्यों नहीं जाते। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बाबरी का ढांचा याद आता रहता है और कांग्रेस के तमाम नेता माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब है जब अमेरिका में लोकतंत्र पर मोदी को घेरने की कोशिशें नाकाम हुई हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या भारत के बाद दुनिया भर में नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा भरोसा भारत के विपक्ष को परेशान कर रहा है। भारत के मुसलमानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें क्या इजिप्ट जैसे देशों में मिल रहा सम्मान नाकाम कर रहा है। मुस्लिम देशों में मोदी की जय ओवैसी जैसे विपक्ष के नेताओं को क्या डरा रहा है कोई भय। यही है आज सवाल पब्लिक का। 90% मुस्लिम आबादी वाले देश इजिप्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के इजिप्ट पहुंचने से पहले ही हिंदू इंडिया बनाम मुस्लिम इंडिया का हंगामा हो चुका था। मुसलमानों की कथित अनदेखी पर भारत के टूटने के खतरे जैसी फिजूल की बहसें हो रही थी। इन्हीं बहसों के बीच अब जब नरेंद्र मोदी इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद चले गए तो भारत के विपक्ष की प्रतिक्रिया बड़ी टेढ़ी है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता क्या कह रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। ये मस्जिदों के इसके जिक्र के कभी आकर देखें। अपने देश के अंदर की जो मस्जिदें हैं वो बाबरी मस्जिद जो क्लियर मस्जिद थी लेकिन उसे तोड़कर इन्होंने और ख़त्म कर दिया, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर चूँकि कोर्ट में केस गया तो वहाँ से इन्होंने उसका मंदिर बनवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। कमाल है भाई। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक मिशन पर भी आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है। भारत में मोदी को मस्जिद जाने की चुनौती देने वाले असदुद्दीन ओवैसी क्या भूल गए कि 2017 में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद की सीदी सैयद मस्जिद गए थे। जाली मस्जिद में उन्होंने जापान के उस समय के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्वागत भी किया था। प्रधानमंत्री हाल ही में मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। सवाल है कि अगर मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने हर कदम को किसी खास मकसद के साथ जोड़ते हैं तो विपक्ष को इसमें परेशानी क्या है। क्यों मुसलमानों के मोदी के करीब आने की हर तस्वीर विपक्ष को परेशान करती है। क्या मुसलमानों के बहाने मोदी के 9 साल में भारत में लोकतंत्र कमजोर होने का एजेंडा चलाया जाता है। मुसलमानों की अनदेखी पर भारत में टूट की आशंका वाली बहस पर कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया था और बताया था कि कैसे अमेरिका ने 7 मुस्लिम देशों में बमबारी की थी। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी इसमें भी मोदी विरोध का एंगल ढूंढ लाए हैं। सुनिए उनका ये बयान। आपकी वित्त मंत्री क्या बोल रही
कि माइनॉरिटी पर वहां जब हमला हुआ था, हे निर्मला जी, वहां माइनॉरिटी नहीं, वो मेजॉरिटी है। और दो देशों में अगर किसी बात पर सैनिक एक दूसरे पर हमला करते हैं तो देश पे हमला होता है, सीमाओं पर हमला होता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे नहीं। भाई जैसा भी हो, पॉलिटिक्स तो अपना ही करना है, चाहे घुमा घुमा के किसी न किसी तरीके से घेरना है तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मिलने और भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने की बढ़ी हुई संभावनाएं हासिल हुई हैं, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। इसरो और नासा के सहयोग जैसे डील हुए, वो भी विपक्ष देखने को तैयार नहीं है। उधर नरेंद्र मोदी का इजिप्ट दौरा मुस्लिम देशों में भारत के बढ़ते प्रभाव में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यही वजह है कि विपक्ष के आरोपों के बावजूद बीजेपी मोदी फैक्टर पर उत्साहित है। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन, उनका अभिनंदन और स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी द्वारा, वहां के संसद के द्वारा किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। तो आज सवाल पब्लिक का है, मोदी के अमेरिका के और इजिप्ट के दौरे को लेकर क्या भारत के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिशें नाकाम हुई हैं? क्या मुस्लिम देश मोदी का सम्मान कर रहे हैं? लोकतंत्र पर बाइडेन साथ हैं, फिर भी प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर राजनीति क्यों हो रही है? क्या देश विदेश में मोदी का रुतबा उनके खिलाफ विपक्ष के कैंपेन को कमजोर कर रहा है? क्या यही है विपक्ष की सबसे बड़ी सिरदर्द? आज यही सवाल पूछ रही है पब्लिक, और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी। आपका स्वागत है। अवनीजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी जी AIMIM के प्रवक्ता है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता शुभ्रांश राय जी को। शुभ्रांश राय जी, आपसे पूछना चाहती हूं, प्रमोद तिवारी जी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा निकाले कि मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया जाए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में खुद ही कंफ्यूज हो गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप मानते हैं कि इस देश में जितनी स्कीमें चल रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, गरीब कल्याण योजना हो, वो प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत हो, क्या मुसलमानों के साथ कोई भी अलग व्यवहार हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, सवाल यह है कि स्कॉलरशिप्स का आप अपना इतिहास उठा लीजिए और स्कॉलरशिप जो मुसलमान बच्चों के लिए हो रही है वो इतिहास उठा लीजिए। हमेशा इस सरकार में आप देखेंगे कि ज्यादा चीजें मिली हैं। तो ये जो रंजिश है ये किस बात की? क्योंकि दुनिया भर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 अवार्ड्स मिले हैं, 7 अल्पसंख्यक जो भारत में है, मुसलमान देशों में मिले हैं, इस्लामिक देशों में मिले हैं, क्या इस बात से कोई ना कोई आपकी राजनीति को ठेस पहुंच रही है? शुभ्रांश राय जी। देखिए नविका जी, नरेंद्र मोदी जी को 13 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है और 7 मुसलमान कंट्रियों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इससे हमें नहीं खेद पहुंच रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, और मेरी बात को आप भी स्टैंप करेंगी कि जो मुसलमानों के लिए अच्छा काम, कर्म या रास्ता प्रदर्शन का काम नरेंद्र मोदी जी देश के बाहर कर और दिखाकर आते हैं, जैसे ही वो भारत पहुंचते हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उसमें छोटे से लेकर बड़ा तक, मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तक एक लंबी लिस्ट लगी है, जो लोग यहां
या तो नींद खुलते उनको मुसलमान विरोध का उनका पहला ट्वीट या शब्द होता है, या हर बात पे वो मुसलमानों को पाकिस्तान छोड़कर जाने की बात कहते हैं, या हर बात पे किसी झगड़ा फसाद कुछ भी हो हर बात पे वो कटघरे में उनको खड़ा करना चाहते। तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अंदर से खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रही हो। पहली इंपॉर्टेंट बात ये, इसमें विपक्ष तो भी बाद में आता है, पहले वो अपने वो घर में निपट लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का जिक्र किया कि उज्ज्वला योजना चल रही है, स्कॉलरशिप देने की, मैडम मैं आपको थोड़ा सा जानकारी प्रदर्शित करना चाहूंगा कि 2014 से उन योजनाओं के नाम कुछ इंग्लिश में थे, उसको नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी में किया। वन बाय वन अगर आप समय देंगी तो कुछ योजनाओं का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी यह देश जानता है कि पुरानी नीति को नया स्किल डेवलपमेंट बना देने से वो स्किल डेवलपमेंट नहीं बन जाता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सवाल यह है कि आज इंटरनेट का दौर है, कोई किसी को आईना नहीं दिखा सकता, ये कड़वी सच्चाई है इस संसार की। अगर मणिपुर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर आ चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो ये इंटरनेट पे है, पूरी दुनिया देख रही है कि मणिपुर जल रहा है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम, आपके 60 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आपके 5 सेकंड। और जहां तक आपने मुसलमानों का जिक्र किया, तो आज सुबह अगेन फिर सोशल मीडिया पे दिख रहा था कि बांद्रा कुर्ला में 2 मुसलमानों को लिंचिंग के नाम पे गौरक्षक के लोगों ने मार दिया, एक शायद मर गया और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सब इंटरनेट पे है, इंटरनेट सबको आईना दिखाता है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, कुछ भी छुपा नहीं सकते। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, क्या आप छुपाना चाह रहे हैं, और क्या हर चीज जो इंटरनेट पे आती है उसे सही समझना चाहिए जब तक उसकी जांच ना हो जाए? और तीसरी चीज, हर चीज में हिंदू मुस्लिम किसको नजर आता है? एक बार बताइए, अपने हर भाषण में और ये अपने हर गाली देने में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, ये बोलने में भारत की धरती से लेके इंग्लैंड से लेके 7 समुंदर नाप के अमेरिका तक बोला है, हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। मोदी जी इजिप्ट गए तो इजिप्ट में मस्जिद नहीं जाएंगे तो क्या मंदिर में जाएंगे? तो क्या मतलब है इस बोलने का भाई कि वहाँ मस्जिद में जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं मस्जिद में जाते हैं? एक राष्ट्राध्यक्ष जा रहा है दूसरे राष्ट्र में, उस राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उसको मिल रहा है। अभी शिवराज जी ने खुद कहा कि 7 मुस्लिम देशों का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल चुका है। अगर वो इतने ही मुस्लिम विरोधी होते तब क्यों नहीं होता भाई? आज मोदी जी की नीतियों का तकाजा है कि ओपेक और इस्लामिक देशों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, भारत की साख बढ़ी है। क्या इससे एक भारतीय को गर्व नहीं होता है? आज भारत की यह साख है कि सऊदी अरब हमारे साथ व्यापार करने में रुपए में तैयार हो रहा है। क्या भारत की साख नहीं बढ़ी है? इसमें मोदी जी की तारीफ नहीं करिएगा? अरे मन छोटा करके और दिल छोटा करके बड़ा काम नहीं कर सकते हैं आप। विरोधी भी अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मोदी जी क्या गहलोत जी की तारीफ नहीं की है जो राजस्थान में गए मीटिंग में? लेकिन गहलोत जी के लिए साथ में ये भी बोला कि आजकल राजनीतिक रूप से परेशान है अपनी ही पार्टी में। वो चुटकी अलग है, लेकिन अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते हैं। मोदी जी जाते हैं नवीन पटनायक की तारीफ नहीं करते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट का काम किया है, चाहे वो साइक्लोन का मसला हो, चाहे वो रेल दुर्घटना का मसला हो। लेकिन आप लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, आप तो देश की तारीफ करना भूल गए साहब। इंटरनेट पे बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता शुरू हो जाएगा सुबह से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे क्यों करेंगे हम हिंदू मुसलमान? आप है ही ना करने के लिए। रोज दिन सुभाष जी, रोज दिन पिछले 9 साल में एक भी दिन बता दीजिए जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने मोदी जी के बारे में बोलते बोलते, भाजपा के बारे में बोलते बोलते ये नहीं बोला कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें डरा के रखा जा रहा है, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। बिल्कुल, और ये टिप्पणी अल्पसंख्यकों पर भी है, जैसे कि वो डर के ही रहते हैं, उनमें बहादुरी है नहीं। और यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, अब शफीकुर रहमान साहब हैं, आपके सांसद हैं, संभल से आते हैं, और उनको हमेशा दर्द लगी रहती है किसी न किसी तरीके से बाबरी की। अब बाबरी के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं तो कोर्ट भूल जाते हैं और याद रहता है बीजेपी, नरेंद्र मोदी, हिंदू। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया ना, अब कम से कम तथ्यों को तो रखना चाहिए दिल में। और सवाल सिर्फ इतना सा है, 9 साल में
कभी भी किसी एक बात पर भी किसी भी विपक्षी दल ने कहा हो कि हाँ ये काम अच्छा हुआ हो? कोविड के जमाने में भी वैक्सीन बना, उस पर भी आपने राजनीति कर दी, तो बचा क्या? अनुराग भदौरिया जी, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है कि 9 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल है विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया? क्या वो जब बिल लेके पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, किसान का बिल लेके आए, जब विपक्ष के नेताओं ने कहा इस पे बहस कर लीजिए, बात कर लीजिए, हम संशोधन करना चाहते हो उसमें संशोधित कर दीजिए, तो क्या बीजेपी ने सुना? नहीं सुना ना, और अपना बिल पास कर दिया। अंततः क्या हुआ? 1 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे, न जाने कितने किसानों की मौतें हो गई, उसके बाद बिल आपने वापस लिया। तो आप विपक्ष की बात सुनते कब है? आपने नोटबंदी की तो क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया? आपने लॉकडाउन लगाया था तो क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया था? आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते कब हैं? कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, विपक्ष तो राष्ट्र के साथ खड़ा है। विपक्ष हमेशा चाहता है हिंदुस्तान आगे बढ़े, और हिंदुस्तान का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ाता है। हिंदुस्तान आगे बढ़ता है जब यहाँ का किसान मेहनत करता है जी जान से, यहाँ के साइंटिस्ट मेहनत करते हैं, यहाँ के डॉक्टर मेहनत करते हैं, यहाँ की महिलाएं मेहनत करती है, युवा मेहनत करता है, आम आदमी मेहनत करता है, बिजनेसमैन मेहनत करता है, पत्रकार बंधु मेहनत करते हैं, पूरा सभी वर्ग मेहनत करके हिंदुस्तान को आगे लेके जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों भूल जाती है कि यहाँ पे सभी वर्ग एक साथ मेहनत करते हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जाते हैं? 12 बजे तक सोए रहते हैं। पार्टी के साथ दिक्कत है कि वो अपनी चलाना चाहती है, वो विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है। जब विपक्ष बोलने लगता है तो प्रवक्ता भी देखो बोलने लगा, अब यहाँ भी नहीं सुनना चाहते हैं। जब ये बोल रहे थे हम चुप थे, अब यहाँ भी विपक्ष को मत बोलने दो। तो ये जो डीएनए में आ गया है ना, डीएनए में पार्लियामेंट भाषण रिवाइंड करके प्ले होते हो, कुछ नया बोलो भाई। कहीं रास्ते पे नहीं बोलने दोगे, एक ही भाषण रिवाइंड करके हर बार प्ले करवा देते हो, कुछ नया तो बोलो। विपक्ष का सम्मान करो। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, अरे चुनाव हारते जा रहे हैं, अपनी चिंता करिए। तो दूसरी तरफ कहते हो जब विदेश की धरती नेगेटिविटी घुस गई है अंदर में, बराक ओबामा जी सवाल पूछते हैं तब कहते हो, तब उस पे आप ट्रोलिंग शुरू करते हो। क्यों भाई? भाई जब वहां पे सम्मान भी मिलता है तो सवाल भी पूछा जाएगा। ओबामा जी सवाल पूछते हैं। ओबामा जी ने तो कई चीजें बोली हैं। ओबामा जी की चीजें बता दूं, सुब्रांश राय जी आप भी सुनिएगा। ओबामा जी ने क्या कहा? Rahul Gandhi has a nervous, unformed quality about him. As if he were a student who has done his coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. यानी कि पढ़ लिख कर आए हैं। राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ लिख कर तो आते हैं और सबको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं, पर उनको उस खेल में कोई ख्याति विशेष नहीं पाई गई है। वो बात ओबामा की। अवनी जेश जी, मैं आऊंगी ना, पहले एक राउंड तो ले लूं। नहीं, आपने सवाल लिया बीच में तो इस पे जवाब नहीं, आप जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। लेकिन अवनी जेश जी, ओबामा जी की ये वाली बातें सारी इनको समझ में आ गई, लेकिन जो उन्होंने अपनी किताब में बातें लिखी हैं वो समझ में नहीं आ रही। कहते हैं यहाँ के मंदिर, यहाँ के मस्जिद नहीं जाते, वहां के मस्जिद। अरे भाई यहाँ के मस्जिदों में भी गए हैं, तस्वीरें हमने दिखाई हुई हैं, इनको सब पता भी है, लेकिन आंख बंद कर लेंगे, मूंद लेंगे आंखें और जवाब नहीं देंगे। ये किस तरह का एक तरह से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं विपक्ष के नेता? नाविका जी, पहली बात तो ये कि बराक ओबामा को जवाब वहां के अमेरिकन लोगों ने ही दे दिया है, और बाकायदा वक्तव्य बीच में नहीं बोलना किसी को। प्लीज नाविका जी फेड डाउन कर दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, कोई और नहीं बोलेगा। बात नाविका जी, अमेरिका के लोगों ने ही बराक ओबामा को एडवाइस दी, उनको समझाया है कि जरा सोच समझ के बोला करो। और हिंदुस्तान की जहां तक बात है नाविका जी, मैं कहता हूं किसी मिनिस्टर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप एक आनंद रंगनाथन को बुला लीजिए, आनंद रंगनाथन बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या स्थिति है, कितने बेहतर तरीके से वो जी रहे हैं यहाँ पर, वही बता देंगे, और उनमें से ये किसी से बात नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी बात सी है कि आज जो बातचीत होनी चाहिए थी राफेल के समय, तो HAL की बहुत याद आई थी। आज HAL को जो ऑर्डर मिल रहे हैं, HAL में बना हुआ जो एक्सपोर्ट होगा यहां से, उससे जो फॉरेन करेंसी आएगी, उससे भारत की इकोनॉमी जो होगी, भारत में जी बात शायद लिंक हमारा फ्रीज हो गया है। सुब्रांश राय जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की है? बात इसकी है कि ओबामा जी ने क्या कहा? यहाँ अगर ओबामा जी की बात है तो याद करिए, है मैडम, मेरे पास बहुत कुछ है।
आज इत्तेफाक की बात जानती हैं क्या नविका जी, अक्सर आप कहती हैं कि आप हमेशा आधा गिलास खाली देखते हो, भरा हुआ नहीं देखते हो। आज आपने भी जो कप का मग रखा है ना, वो आधा खाली ही पकड़ा है, क्योंकि ये ओबामा जी का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इंटरव्यू में कहा है कि भारत में क्या पोजीशन है या इसके अलावा वर्ल्ड वाइड दुनिया में क्या पोजीशन है। आपने उनके किताब का जिक्र किया, जब वो किताब छपी थी तब तो बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी बचपन के दोस्त हुआ करते थे। तब हमारे ही प्रधानमंत्री कहा करते थे, तू ओबामा तू तड़ाक की बातें भी कहते थे कि हम लोग इतने क्लोज दोस्त हैं कि हम आपस में तुम ताम करके बात करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का रिटर्न स्टेटमेंट है जो हमने सुना। अगर आप मौका देंगी तो मैं वो वीडियो चलाकर भी चाहूंगा कि आपके दर्शक सुन लें, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा भाई अजय आलोक को जवाब देना पड़ेगा। एक अंग्रेजी में शब्द होता है हिपोक्रेसी, हिंदी में क्या होता है, मतलब मैं आज नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर मुसलमान कंट्रियों ने नरेंद्र मोदी जी को तो सर्वोच्च सम्मान दे दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि 140 करोड़ भारतीयों के ये प्रमुख हैं, हमारे देश में आए हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी जब भारत में होते हैं तो यहाँ लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने लगते हैं। ये तो साहब आपका चरित्र है ना। अगर आपकी कुंडली से आपका भी चरित्र है, आपका भी एक चरित्र है कि ये मेरे हाथ में अगर टाइम्स नाउ नवभारत का ये मग है जिसमें से कुछ किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन इनको आधा भरा आधा खाली अपने आप नजर आता है। किताब का रेफरेंस दिया, एक्सरे विजन है, किताब का रेफरेंस दिया, विजन है आपकी। मैडम आपने ओबामा जी के इंटरव्यू का रेफरेंस दिया, तो अच्छा लगता है। आपके पास इनके किताब का रेफरेंस दे रही है, कोई लेना देना ही नहीं है। अवनीजेश अवस्थी जी का सिग्नल ड्रॉप हो गया था, मैं आपको बात समाप्त करने के लिए 30 सेकंड और देती हूँ। अवनीजेश नाविका जी, मैं 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं कांग्रेस के सदस्यों से तो पूछना चाहता हूं, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे थे, सिख भी यहां अल्पसंख्यक हैं। 1984 में जिस तरीके से नरसंहार किया वहां पर आप लोगों ने सिखों का, उसके बारे में कहीं को भी आज तक माफी नहीं मांगी। आज तक कोई एक गोली तक नहीं चली। यहाँ पर सिखों का नरसंहार हुआ, यहाँ पर हजारों सिखों का नरसंहार हुआ। सिख महिलाओं के साथ जो उनकी बेअदबी की गई, जो उनके साथ बदतमीजी की गई, उसके बारे में सिर्फ एक सज्जन कुमार। एक बात। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के बारे में मैं बता दूं, जो ओवैसी साहब गले की नसें तान तान करके बोलते हैं कि हमें उन देशों से कुछ नहीं लेना देना। ओवैसी साहब, आपको एक बात मैं बता दूं, जब कतर का एक व्यक्ति या नूपुर शर्मा के बयान पर कुछ मुस्लिम देश बोल रहे थे, तब आपको लेना था उन्हीं मुस्लिम देशों से। आज वही मुस्लिम देश अगर सम्मानित कर रहे हैं तो कहते हैं हमें कुछ लेना देना नहीं उस मुस्लिम देश से। और जहां तक कांग्रेस की बात है, एक बार चीन के भीतर के उन उइगर मुसलमानों के बारे में एक बयान तो दे दीजिए, जिसके बारे में कहते हैं राहुल गांधी की चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल करता है। वहां जाके कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये दो मुही बात क्यों? बिल्कुल। दानिश कुरैशी जी नहीं बोले। दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब आप प्रधानमंत्री को लेकर जाना चाहते हैं मस्जिद में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये ओवैसी जी से भी सवाल है, आप तो जय श्री राम बोलने, मतलब लफ्जों में बोलने के लिए डरते हैं। वारिस पठान साहब जब आते हैं तो कहते हैं JSR JSR, के मुंह से कहीं राम का नाम ना निकल जाए। अरे इस देश की गंगा जमनी तहजीब अगर होती तो उसमें तो राम राम लो आदाब हम कह देते हैं सबको, लेकिन वो JSR कहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तो मस्जिद चले जाएं, उनको तो रोज अपनी नस काट के अपना खून आपके सामने टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन आपको कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। आप राम का नाम लेने से भी घबराते हैं, JSR कहते हैं। ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी प्लीज। मैं कह रही हूं, वारिस पठान साहब JSR कहते हैं, जय श्री राम कहते हुए भी उनकी आवाज कांपती है, तो प्रधानमंत्री को मस्जिद ले जाना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री को मस्जिद जाना नहीं ले जाना या JSR का मसला जो है, देखिए वारिस खान जो है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ना ही ओवैसी साहब है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर है। और वो अगर देश के मसलों पर नहीं बोलेंगे या अगर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आपके बड़ी परेशानी होगी। मुझे आप ये बता दीजिए कि हम अगर देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल करते तो उसका परेशानी की क्या बात है? अगर आप बताइए, सच्चाई बयान करिए आप
मैंने जैसा कि आपको पूछा कि अभी मणिपुर की बात कर रहे हैं या उत्तराखंड में जो हुआ वो आपके सामने हुआ। आज भी जो भाई साहब बता रहे थे कि बॉम्बे में जो घटना घटी है बकरीद को लेकर के, या गुजरात के जूनागढ़ में जो घटनाएं घटी है, इन सारी चीजें आपके सामने। आप सारी दुनिया में ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ डंका बजा दिया, हमने वहां डंका बजा दिया, लेकिन देश में जो लंका लगी है उसमें तो कोई बात करिए। उससे तो बात करने को तैयार नहीं है मोदी जी, उससे तो कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है, उससे तो कुछ कहने पर हमको वहां मेडल मिल गया। अरे भले आपको मेडल मिल गया होगा, लेकिन अगर हम सुरक्षित नहीं है, देश में अगर और कोई सुरक्षित नहीं है, क्या किसी के सिक्योरिटी का कोई मसला खड़ा होता है, तो फिर आप सुरक्षा क्या अंतरराष्ट्रीय मापदंड क्या? आपको ना कन्हैया दिखेगा उदयपुर का, ना प्रशांत पुजारी दिखेगा। आप छुटपुट घटनाएं उठाकर उसका एक कहानी बना देंगे। आपको बंगाल में भी वायलेंस नहीं नजर आएगी, आपको मणिपुर में नजर आएगी, बंगाल में नहीं आएगी जहां चुनाव होने वाले हैं। ये तो आपकी अपनी सोच है। लेकिन अजय आलोक जी जवाब दीजिए कि क्या कुछ रंग लेकर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है, और क्या इससे भारत की तस्वीर बिगड़ नहीं रही है? क्या ये विपक्ष समझ नहीं रहा है? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप भारत की तस्वीर को एक बात बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज की तारीख में हमारे विपक्ष को लोग बहुत बड़ा अपना टूल किट मान रहे हैं। खासकर भारत के जो शत्रु हैं, पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए, ये भारत के विपक्ष को अपना टूल किट मान रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत का विपक्ष इतना महान है कि ये अपनी काम करेगा, ये अपने ही देश को कोसेंगे, ये अपने ही राज्य को कोसेंगे, इस हद तक कोसेंगे कि भारत की रोड में चले जाएंगे। दानिश जी, ये जो पिक्चर बना रहे हैं ना, हमारे दर्शक एक ही इंसान को सुन सकते हैं एक बार में। आप बोल चुके, अब जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना। ये इनकमिंग बैंड आउटगोइंग फ्री नहीं चल पाएगा। एक मिनट, दानिश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? दानिश जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए, अजय आलोक जी दे रहे हैं। जी अजय जी बोलिए। चक्कर क्या है कि नविका जी, आज आपके पैनल में 3 बुलेट बम बैठे हुए हैं जो एक बार शुरू होते हैं तो रुकते नहीं है। दिक्कत है, बड़े कंट्रोल करने में दिक्कत होगी आपको। मैं ये कह रहा था कि विपक्ष का एक ऐसा चेहरा हो गया है कि ये लोग टूल किट बन चुके हैं, ये टूल किट बन चुके हैं चीन के, पाकिस्तान के और हर उस देश के जो भारत का अहित चाहता है। माफ कीजिएगा अजय आलोक जी, जवाब देखिए राहुल गांधी जी को। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनुराग भदौरिया जी, आप आइएगा जरूर डिबेट में, पर पहले सुन लीजिए फिर बोलिए जी। नहीं, लेकिन लगाम तो लगानी पड़ेगी ना। किसको? बोल जाएंगे। ऐसा है कि देखिए, राहुल गांधी को चीन में सद्भाव नजर आता है। राहुल गांधी को चीन, अरे बुलेट बम, हरा कुर्ता, रुक जाइए, आराम से रुकिए। इनको चीन में सद्भाव दिखता है, उसके बाद दोनों लड़के एक साथ आ जाते हैं, है ना, दोनों लड़के एक साथ आ जाते हैं। इनको परिवार में ताकत दिखती है तो 15 परिवार एक साथ जुट जाते हैं। अगर उसमें हम कुछ बोलते हैं तो इनको बड़ा कष्ट होता है। इनको करप्शन इनको अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है, उस पे हम कुछ बोलते हैं तब इनको दिक्कत हो जाती है। बेल पे ये रहते हैं, जेल ये जाते हैं, दिक्कत। और इनको सत्ता भी चाहिए। पटना की बैठक तो एकदम अद्भुत थी, है ना, अद्भुत बैठक थी। लालू यादव जी को कहा जा रहा है कि आप मंत्री बनवा दीजिए। लालू यादव जी मुख्यमंत्री है यहाँ पे, तो ये है इनका गवर्नेंस मॉडल। बात ये है कि देश इतना परिपक्व हो चुकी है, ये देश बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया बहुत पावरफुल है। आप जो भी हरकत करते हैं सामने आ जाती है, और सामने जाके दिखता है कि आप कर क्या रहे हो। एकदम सही और इतने नंगे हो गए आप लोग सामने कि आप पे, देखिए आपको पता है, आप जब बीच में बोलते हैं तो पब्लिक आप पे हंसती है, पब्लिक आप पे हंसती है। अरे पब्लिक अच्छे शब्द से नवाजती है, पता है, बीच में बोलने की आदत से उससे कुछ फायदा नहीं होता है। बोलना जनता की बात, कोई फायदा नहीं होता है, उसको बताना कोई फायदा नहीं होता है। जनता के लिए क्या करना है तो विपक्ष ने क्या, अभी एक बार बताया मोदी को, गंदगी जितनी कोसेगी ना, गंदगी जितनी आपस में मिलेगी, कमल उतना ही खिलेगा, कमल उतना ही खिलेगा। भदौरिया साहब, तो आप कमल खिल पा रहे हैं, जैसे हरे कुत्ते वाले जितने लोग और मिलेंगे, कमल उतना ही खिलेगा। अरे कमल न करिए, 350 से ऊपर सीट जाएंगी, 350 के लगभग सीट आएगी।
आप तो पांच, इस बार 5 पांडव भी नहीं बचोगे आप लोग। सब एक साथ मत बोलिए, सब एक साथ मत बोलिए। शुभ्रांश राय जी डिबेट में एंट्री मार रहे हैं। सुनिए, आप ही के नेता हैं, आप ही के संयोजक हैं, उनको भी सुन लीजिए। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि एक सेकंड 3 पॉइंटर है जिस पे 1 बाय 1 जवाब होना चाहिए। पहला ये कि अग्निवेश अवस्थी जी पिछले 2-3 बारों से हर बार 1984 पहुंचते हैं, लेकिन ये 2002 गुजरात जेनोसाइड भूल जाते हैं। सुन लीजिए मान्यवर, सुनिए 2002 गुजरात जेनोसाइड सुन तो लीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में और मानवता के इतिहास में 2002 एक अल्पसंख्यक कैसे अवस्थी साहब प्लीज औरंगजेब रोड नाम रखा है तुमने। माफ कीजिएगा, आप बार 2002 करते हैं, 2002 करते हैं। 2002 में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है उस बात पर? सुन लीजिए ना, मैं पूरी बात कर रहा। अवस्थी जी सुनिए तो सही। अरे देश के दर्शकों को सुनने दीजिए ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। दर्शकों को सुनने से ज्यादा देखा उन्होंने। अरे सर सुनिए ना, सिक्कों को जिंदा जलाते हुए देखा। शांत रहिए सर, सुन तो लीजिए। शांत रहिए। 2002 गुजरात जेनोसाइड जब तक मानवता का इतिहास रहेगा ये हमेशा चिन्ह बना रहेगा। एक बात। और रही बात जिस सोसाइटी की बात कर रही है, तो 1984 के दंगों में जो अभियुक्त थे या जो जुर्म से लोग थे वो ऑलरेडी जेलों में बैठे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये जानिए। सज्जन कुमार जगदीश सज्जन कुमार कहाँ है? सरकार के समय में सज्जन कुमार क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे हैं? सज्जन कुमार क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में? सज्जन कुमार जेल में है मैडम। नाविका जी, सज्जन कुमार जेल में है और गुजरात जेनोसाइड 2002 मानवता के इतिहास में काला कलंक है। और रही बात ये, हम थोड़ा बात करते हैं टूलकिट पे। और सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को कांग्रेस का कितना संरक्षण मिला सबने देखा हुआ, सबने देखा। बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं नाविका जी। अब अवस्थी जी 1 बाय 1 बोलिए ना प्लीज। मैं बोल रहा हूं, आप अपनी बात करिए, फिर अपनी जैसे आपके पास आ रही। बिल्कुल हमने 30 सेकंड। बिल्कुल हमने संरक्षण देखा है कि उन्हीं अखबार के पन्नों में जिनको एक बार सजाए मौत और फांसी की सजा दी गई थी, उन सब लोगों को अभी कुछ दिन पहले गुजरात में उसी एसआईटी ने सबको क्लीन चिट दे दिया। तो वक्त और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अजय आलोक जी ने एक टूल किट पे जिक्र किया था। मान्यवर, विदेश कितना सीरियस लेता है विपक्ष को या कितना सीरियस लेता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यह टूल किट के माध्यम से समझने की जरूरत नहीं है। विदेश में अब की बार ट्रंप सरकार का चुनाव प्रचार करने गए थे मोदी जी, एक। और दूसरा, जिस अमेरिका यात्रा की आप इतनी तालियां पीट रहे हैं मान्यवर, वहां पे भगवान भला करे MQ-9B ड्रोन जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 1000 करोड़ रुपए में खरीद कर आप ले आए हैं। यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर HAL के साथ 100 रुपए का माल 1000 रुपए में खरीद के ले आए। बाकी दूसरे देश जो उसको $12 मिलियन में भी नहीं खरीद रहे। मैडम मैं भी महान है, आप बहुत महान है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ। 1 मिनट बोल लूं। 100 रुपए का माल आप 1000 में खरीद रही है। मसौदा जो है, सत बार नमन। HAL का जो मसौदा है वो इंजिन्स का है, ड्रोन का मसौदा अलग है। अगर इतना ही डिफेंस आप समझेंगे तो भाई इस देश में डिफेंस का क्या हाल होगा? अपनी जी अवस्थी जी, अब आप ही बता दीजिए। मैं और आप बात टेक्नोलॉजी राफेल पर भी यही कहा था आपने। आप हर चीज पर मुझे क्या कहना है, ये गूगल बोल रहा है। बात बड़ी साफ सी है। नाविका जी $10 में नहीं खरीद रहे। गूगल पर इतना भरोसा करेंगे बिना दिमाग इस्तेमाल करिए तो ऐसे ही होगा। लेकिन अपनी जयेश अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, पहली बार बात नहीं है। 2002 से ये लोग कह रहे हैं, गुजरात में भी कहा, मौत का सौदागर कहा, बूचर कहा, और जो कह सकते थे वो कहा। देश की जनता और गुजरात की जनता ने इनको बहुत ही करारा जवाब दिया है। पहली बात। दूसरी बात, सज्जन कुमार जी 35 साल तक नहीं गए जब तक कांग्रेस की सरकार रही, और जब उनको सजा हुई तो उस पर टिप्पणी ये थी कि ये आदमी अब तक राजनीतिक प्रभाव के कारण बचा रहा। ये टिप्पणी भी थी। एक व्यक्ति उस समय गोली चलाने की तो बात दूर, लाठी तक नहीं चली थी 1984 में। तीसरी बात, अगली बात सुन लीजिए। अब जहां तक राफेल और आप ड्रोन की बात कर रहे हैं ना, नहीं मिला कमीशन, नहीं मिला कमीशन, नहीं चला।
यहाँ पर डेविड हेडली नहीं है, यहाँ पर क्वात्रोची नहीं है, यहाँ पर क्वात्रोची नहीं है, कोई क्वात्रोची नहीं है जिसको सरकारी मकान अलॉट किया था, जिसको सरकार, भाई बीच में मैं आपके नहीं बोला था ना, बीच में नहीं बोला था ना, आपके हो गया ना, आगे जब कमीशन मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, आप राफेल मसौदे पर गए थे ना कोर्ट, आप इस पर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको चैलेंज करती हूँ, आप कोर्ट जाइए और कोर्ट में अगर आप ये साबित कर सके एविडेंस के साथ, कह रही हैं, वक्त आने दीजिए, कोर्ट भी जाएंगे, वक्त आने दीजिए, कोर्ट भी जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ये पेन है, ये 10 रुपए की चीज आप 100 रुपए में खरीद रही हैं। अभी तक आप जो कह रहे हैं वो फेक न्यूज के दायरे में आता है, एविडेंस के साथ कोर्ट चले जाइए। मैं गलत बात कर रही, देखिए आप अपने दर्शकों के सामने झूठ मत बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं कह रही हूं आपके पास, जी नहीं बिल्कुल, आप सारे लोगों के पास इंटरनेट है और सारा माध्यम कंप्यूटर है, जी नहीं, आप गलत बात, देखिए नविका जी नहीं, किसी पर लांछन लगाने लग जाओ मैडम तो कल मेरे खिलाफ एक ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग नेता है, कुछ भी करें, आप 1000 रुपए में खरीदेंगी तो आपका बड़प्पन हो सकता है, लेकिन दुनिया को पता है कि आपने महंगा खरीदा है, साफ बात है। पब्लिक सवाल पूछ रही है, सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, क्या ओवैसी जी तय करेंगे कि मोदी जी कहां जाएंगे और कहां नहीं? दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। ओवैसी जी तय करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बात ठीक है, लेकिन देश की आवाम जो है वो तो बिल्कुल तय करेगी कि आप जो दोहरी बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा ये हो गया वो हो गया, और देश के जो हालात है तो आप देखिए किस तरह से चुनाव होता है, साउथ में चुनाव होता है तो मोदी जी वहां पहुंच जाते, लेकिन इस तरह का गया आज तक नॉर्थ इंडिया के अंदर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए, जिस तरह से वहाँ प्रॉब्लम दंगे हो रहे हैं, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है, तो प्रॉब्लम आपकी ये है। आप सतीश चांडक जी का जवाब दीजिए ना, ओवैसी जी तय करना चाहते हैं मोदी जी कहां जाएंगे, ओवैसी जी के पास इख्तियार है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, तमाम लोग सवाल तो करेंगे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। सुब्रांश राय जी का जो कह रहे हैं 1000 रुपए की चीज आपने पता नहीं कितने हजार करोड़ चीज 1000 में खरीदी है, शुद्ध भाषा में $12 मिलियन का आपने 100 मिलियन में खरीदा। आप जवाब, एक मिनट सुन लीजिए। सबसे पहली बात, HAL और ड्रोन में कोई रिश्ता नहीं है। HAL इंजन बनाएगा जिसकी डील अलग है, ड्रोन की डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कल क्लैरिफिकेशन आया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रवक्ता ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, सारे तमाम पेपर्स में छपा हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन, US ड्रोन डील नॉट डन, स्पेकुलेशन ऑन प्राइस मिसलीडिंग। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $3072 मिलियन कोट किया था, हम उस पर तैयार नहीं हैं, एक बार नेगोशिएट करेंगे तब फाइनल करेंगे। क्यों झूठी बात फैला रहे हैं आप? सारे अखबारों में चैनलों पे मौजूद है, मैं तो साइन करने गया नहीं था, आपका मोबाइल हमारे देश के चैनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेरा नहीं है भाई, नहीं जाना चाहता, मैंने मेरा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेकर रख रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो एक मिनट, बिना इंफॉर्मेशन प्रॉपर हुए बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट ये बात आप सुनिए, हमसे मुंह से बहस कर लीजिएगा, एक बात सुनिए, इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदू बिजनेस लाइन में आर्टिकल है, अगर आप गूगल रिक्वेस्ट है, अगर आपका के सहारे चल रहा है तो गूगल कीजिए ना, बिल्कुल आप गूगल कीजिए। मैं तब तक पब्लिक का अगला सवाल लेती हूँ। अनिल धवन का दिल्ली से सवाल है, मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कहने वाले ये बता दे कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए मुस्लिम समुदाय आज तक क्यों आत्मनिर्भर नहीं बन सका? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल है और जवाब भी आप दीजिए। अभी बात हो रही थी कि ये $100 बता रहे थे, वो $1000 बता रहे थे, एक लेटर दिखा रहे थे। तो नविका जी, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, आपका विश्वसनीय चैनल है, आप न्यूज़ बता दीजिए क्या सच है, हम लोग उसी पे यकीन कर लेंगे, जो आप बता देंगे उस पे यकीन कर लेंगे। खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, आप बता दीजिए, हम यकीन कर लेंगे। जिंदा जला दिया गया, उसकी बात नहीं करते हैं, हम उसी पे यकीन करेंगे जो नविका जी कहेंगे। जो इनका ईमानदार प्रतिष्ठित चैनल है, वो ये चैनल बोल देगा डील हुई या नहीं हुई, कितने में हुई,
अगर नाविका जी बोल देंगे वही हम लोग मान लेंगे। नाविका जी आप बता दीजिए, छोड़िए हम लोग की बातें छोड़ दीजिए, सच तो आप बताएंगे ना। जो लेटेस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री का आया उसमें अभी डील साइन नहीं हुई है। मुझे लगता है आप समय से पहले उछल रहे हैं और समय से आगे जा रहे हैं। लेकिन अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं सुब्रांश राय जी को, लीजिए। नहीं, इन्होंने कुछ हत्या की बात करी, बिल्कुल साहब हमें याद है। और सुब्रांश राय जी ने बड़े शौक से कहा, बहुत जोर से कहा। अनुराग एक मिनट, अनुराग बोलने 10 सेकंड रुकिए जी, बोले। हाँ बोलिए। पहला सवाल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, जवाब दे दीजिएगा आराम से। अभी हम सबने देखा कि जिस तरह से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया और उसमें सबसे बड़ा जघन्य अपराध बलात्कार तो था ही, उसके 2.5-3 साल के छोटी बच्ची को दीवार से लड़ाकर मारा गया था और इसका पूरा वीडियो यूट्यूब पे जो अपराधियों ने स्वीकार किया वो मौजूद है। तो साहब इस पे आप बात ना करें तो बेहतर है। बात करते हैं, आपने जो हथियारों का जिक्र किया, मैंने सिंपल ये गूगल पे टाइप किया है। प्लीज मेरी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आप इसको दिखाइए और ये अजय आलोक जी को आराम से दिखाइए। पहला टाइटल जो है वो आपके यूएस ड्रोन से रिलेटेड है। अब रोज रोज उसमें रेक्टिफिकेशन आप डालेंगे साहब तो डालते रहिए। जो न्यूज चला वो न्यूज हमारे लिए आधार है। आप कल बदल गया, परसों बदल गया, नविका जी जो कह देंगी वो हम मान लेंगे, जो आप कह दोगे वो मान लेंगे। लेकिन डील नहीं हुई है भाई, एक मिनट कि 100 रुपए का माल 1000 नहीं हुई है। बिल्कुल सामने है मैडम, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डील फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू co-produce engines in India for LCA Tejas Mk2 is expected to cost less than $1 billion for 99 engines. अभी तक ये डील नहीं हुई है, ये कहा है ahead of the formal price negotiations and clearance from the US Congress for the rare export of critical military hardware. हिंदुस्तान टाइम्स आपका ही अखबार है, आपका ही डिपार्टमेंट है? नहीं, मतलब पेपर मीडिया ही है, प्रिंट मीडिया ही है। तो हिंदू बिजनेस लाइन टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ के आपको दे रहा हूं। मैं हिंदू बिजनेस लाइन पढ़ रही हूं, पर ये इंडिया टू सीक हायर टेक ट्रांसफर $3 बिलियन डील विथ यूएस। सिंपल। आप क्या डिफेंस एक्सपर्ट? मैं नहीं हूं मैडम, मैं नहीं है ना, देसी आदमी हूं। तो फिर अगर जो महंगा है वो महंगा है। अगर आपको मैं पढ़कर बता रही हूं कि अभी डील नहीं हुई है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी तो पढ़ के बता रही हैं। थोड़ा सा ज्यादा आप भी पढ़ के बता रही है, थोड़ा सा रिसर्च। दोनों लोग गूगल पढ़ के बता रहे हैं। टीम मुझे भेज रही है सर, आपके पास रिसर्च टीम है तो पढ़ के ही बता रहे हैं। लेकिन अजय आलोक जी बिल्किस बानो पर सवाल पूछा, उसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, बिल्किस बानो का भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले जरा सुब्रांश जी को यह बता दूं कि ये जो चिल्ला के बोल रहे थे गुजरात जेनोसाइड, जरा थोड़ा सा दर्द वो ट्रेन की बोगी में जले हुए कार सेवकों पे भी निकाल लेते। वो लगता है कि बहुत प्रज्वलित कर दिया था उनको ना, वो जेनोसाइड नहीं था, वो जेनोसाइड से भी घिनौना था कि एक ट्रेन की बोगी को आग लगा दी, जिंदा जला दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और केरोसिन फेंक के जला दिया। उसको आप सेलिब्रेट करते हैं। अब गुजरात जेनोसाइड की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं। 1992 में चिरंजीवी भाई पटेल की सरकार थी जब यह लॉ बनाया गया था कि 14 साल की सजा करने के बाद छोड़ सकती है सरकार अपने डिस्क्रिप्शन पे। उसी डिस्क्रिप्शन पे जब बिहार में आनंद मोहन सिंह छूटे तब तो बड़ा मजा आया, तब तो कुछ नहीं कहा आपने। जी कृष्णैया दलित की हत्याकांड वाले के छूट गए, तब तो बहुत मजा आया आपको। उसके साथ छूट गए 118 उग्रवादी, तब तो आपको बहुत मजा आया। लेकिन बिल्किस बानो याद रहता है। मैं थोड़ा गुजरात पे लीजिए। 1986 में नहीं, फिर बिहार भी लेना पड़ेगा। पब्लिक के कुछ और सवाल। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, मोदी को काशी की मस्जिद का निमंत्रण दे रहे ओवैसी, क्या राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या जाएंगे? नहीं जाना चाहिए क्या दानिश कुरैशी जी? ओवैसी जी जाएंगे राम मंदिर? ओवैसी जी प्रधानमंत्री नहीं है, ओवैसी साहब प्रधानमंत्री है, ये बताइए आप। और सुनिए मेरी बात, ओवैसी साहब ने कहीं किसी मस्जिद में दावत नहीं भेजी मोदी जी को। अगर वो कहीं सेलिब्रेट करने के लिए किसी फेक की जाली मस्जिद वाली मस्जिद में गए हैं तो उससे कोई किसी को परहेज नहीं है। लेकिन आप ये मत कहिए कि ओवैसी साहब ने उनको कहा कि आप वहां मस्जिद जाइए। बताइए कौन सी मस्जिद? अवनी जी, ओवैसी जी जरूर प्रधानमंत्री नहीं है, पर अपने आप को हर
मकान की छत से कहते हैं कि हम सेक्युलर नेता हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं, सेक्युलर नेता हैं तो राम मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? क्या हर चीज इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को करनी होती है और बाकी जो सेक्युलरिज्म का जो ढिंडोरा पीटते हैं उनको कुछ नहीं करना? इस बात का जवाब दीजिए अवनीश अवस्थी। नाविका जी, एक जवाब तो मैं शुभ्रांश राय को दे दूं। उन्होंने कहा जैसी न्यूज पढ़ते हैं हम वही बता रहे हैं। तो आप पढ़िए कि ग्लोबल लीडर है 70%, नंबर 1 के लीडर नरेंद्र मोदी। वो न्यूज नहीं पढ़ी आपने? वो न्यूज भी पढ़नी चाहिए ना। मॉर्निंग कंसल्टेंसी जो लगातार सर्वे करती है उसमें लगातार नंबर 1 पे, कभी वो भी न्यूज पढ़ लिया कीजिए, वो भी न्यूज है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात बड़ी साफ सी है, वो वैसी साफ जितनी गले की नसें तान तान करके बोलते हैं। मैंने कहा आपको कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में तो नहीं कहते कि हम तो यहाँ के मुसलमानों की चिंता करते हैं जी, हमें क्या लेना देना, मिस्र के राष्ट्रपति ने उनके साथ मिल लिए, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों से उनको है, उनकी चिंता है। चीन के उइगर मुसलमानों से की चिंता नहीं है उनको। ये सेलेक्टिविज्म जो है ना, वो वहां नहीं है, वो यहां भी है। अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते, बोहरा को मुसलमान नहीं मानते, पसमानदा को मुसलमान नहीं मानते, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करते। ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं ये लोग। ये है असलियत जो अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से मध्य प्रदेश से सवाल है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब को क्या ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अयोध्या का फैसला दिया था? ये कोर्ट के फैसले का सम्मान क्यों नहीं करते? अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से संविधान और न्यायपालिका की सम्मान करने वाली पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर जल रहा है, बर्क साहब का नाम लिया गया है, तो आज कह दीजिए बर्क साहब ने जो कहा वो गलत है। मैंने बोला समाजवादी पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाली पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि मणिपुर से क्यों भाग रही है, नहीं, पर बर्क साहब क्यों कहते हैं ऐसा? अजय आलोक जी, क्या शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद नहीं है? क्या बर्क साहब से दूरी कर सकती है समाजवादी पार्टी? मणिपुर जल रहा है, इससे चर्चा से क्यों भाग रही भारतीय जनता पार्टी? बर्क साहब को कुछ बोल देंगे, बर्क साहब को कुछ बोल देंगे तो फिर वोट कांग्रेस में चला जाएगा, फिर वोट ओवैसी ले जाएंगे। बर्क साहब को कैसे बोलेंगे? वो बताएगी या नहीं बताएगी? सब जवाब इस बात का दो, जनता पूछ रही है। बर्क साहब को बोल देंगे हरा कुर्ता तो मुसलमान भाग जाएगा ओवैसी के पास, कांग्रेस के पास। कैसे बोलेंगे बर्क साहब को? जो जनता से वादे किए थे वो क्या हुआ? नहीं, आप मुद्दे को इधर उधर भटका रहे हैं। यही सही है कि आप खाली वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि असल सवाल पर आप जवाब नहीं देते। अजय खनेजा का दिल्ली से सवाल है। मैं सभी विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यदि मुसलमान मोदी जी के साथ जुड़ते हैं तो क्या ये बुरी बात है? बुरी बात है जी नहीं मैडम, ये बहुत खुशी की बात है। जुड़ना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री से 140 करोड़ लोगों को जुड़ना चाहिए। लेकिन अजय आलोक साहब ने खैर नहीं गुजरात पे जवाब दिया, लेकिन एक लाइन मुझे याद आ गई अजय आलोक साहब। अभी नविका जी ने ना बराक ओबामा की एक किताब का हवाला देकर, सुनिए तो कौन सा जवाब नहीं दिया गुजरात पे? गुजरात पे आप चुप हो गए दही जमा के। कार सेवकों के बात पे आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। जा रहा हूं कार सेवक की जो जलाया गया कार सेवकों को, वो क्या था? सुनिए सुनिए सुनिए, वही क्या था वो? सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, उस पे तो आवाज नहीं निकलती है तो सही। अजय जी सुनिए अभी, मैडम प्लीज 20 सेकंड, अभी 15 सेकंड। अभी नविका जी ने जब नहीं हुआ था शुरुआत करी तो बराक ओबामा के किताब का एक रेफरेंस दिया राहुल जी के बयान के साथ, या राहुल जी का वक्तव्य बताने के लिए। मैं आपको थोड़ा बड़ा देता हूं। गुजरात के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, जो नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बताया था कि जो ट्रेन हादसा हुआ, कौन से डब्बे में कौन से लोग बैठे थे और उनका सीट नंबर कैसा था, ये किसको पता होगा जिसने कराया था। तो हादसे और शक की गुंजाइश तो दोनों तरफ थी। रही बात ये, दिवंगतों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बताए तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, लेकिन हमेशा पूरी जांच हो चुकी, जो हो चुके हैं, जिन पर सुब्रांश राय जी आपने कह दिया। अजय आलोक जी का जवाब 30 सेकंड। अजय आलोक
देश की समस्या सबसे बड़ी बात कि मुझे शर्म आती है इनकी ये बात सुन के कि उस डिब्बे S6 का डिब्बा वो था, कौन बैठा हुआ था मुझे पता है, तो क्या मैंने करवाया? ये SIT या CBI की जांच के निकला था कि कौन कौन बैठे हुए थे और किसने करवाया, सबको पकड़ा गया। आपको शर्म नहीं आती है? भागलपुर दंगे आप लोगों ने इसी तरह करवाए बिहार में। इन पर तमाम SIT की रिपोर्ट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है। लेकिन इस देश की राजनीति ऐसी है कि देश की राजनीति में आगे बढ़ने का कहीं नामो निशान नहीं है। हर आदमी, हर विपक्षी पार्टी यही सोचता है कि किस तरह से सत्ता पार्टी को नीचे खींचना है। 9 साल में कुछ अच्छा हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं। जरूर बहुत से काम बाकी हैं, इस पे करना है, इस पे कहीं किसी ने हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात नहीं की। बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की। लेकिन फिर भी कहना है कि हम तो चला रहे हैं मोहब्बत की दुकान। मुद्दा यह है कि आज जो विपक्ष में है, कल वो सत्ता पक्ष में होंगे, तब किसका हाथ थामेंगे, तब किसके साथ कदम से कदम मिलाएंगे? क्या ये कभी विपक्षी दल सोचते हैं? नहीं सोचते तो सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश उनका भी है, ये देश हमारा भी है। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। अब आपको विजेताओं के नाम बताना चाहती हूं जिन्होंने देखेगा नवभारत जीतेगा भारत शो के पिछले दिनों में भाग लिया था। 23, 24 और 25 जून के विजेताओं के नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नीलेश रुधानी के साथ 2 व्यक्ति 23 जून को, 24 जून को ललितेश्वर प्रसाद सिंह, रश्मि मेहरा और गार्गी गंगोपाध्याय हमारे विजेता हैं। और 25 जून के विजेता हैं, इस वक्त उनके नाम स्क्रीन पर, बबीता शर्मा, उमा देवी, वीरेंद्र ढींगरा। आप सबको विजेता होने के लिए बहुत बहुत बधाई। देखते रहिएगा नवभारत और जीतते रहिएगा ये सारे इनाम। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।